बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेल टेस्ट का न्यूमेरिकल नंबर 7 ये सोल्व करना सीखेंगे। जो मैंने आपके सामने ये केस लिखा है कि एक होल सेलर है जो एलसीडीज़ को में डील करता है, तो उसका एक क्वेश्चन दिया गया है कि उसने कुछ एलसीडीज़ खरीदी हैं और फिर आगे उससे सेल कर दी हैं, तो इनकी अमाउंट के ऊपर सेल टैक्स कितना बनता है। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें मालूम करना है आउटपुट, मतलब टोटल हमारे पास जो है, हमारे पास वो हमारी सप्लाईज कितनी हैं वो हमने कैलकुलेट करनी होती हैं। तो देखते हैं जी। 64 LCDs वर सोल्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन। LCD is sold to रजिस्टर्ड पर्सन वो है जी टोटल 64 कितने की एक थी जी, 23,000 रुपीज़ की एक दी गई हमें जी, 5 की 25 की, क्योंकि 23 में तो हमने ख़रीदी है 25,000 रुपीज़। तो हम इसे 25,000 रुपये की एक LCD और 64 LCDs हमने जो सेल की हैं उसकी जो अमाउंट बनती है वो हमारे पास बनती है बेटा 16 लाख। जी 3 LCDs सोल्ड टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। जो हमने नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को यूज़ किए हैं वो है जी 3, 25,000 के लिहाज से, तो 75,000 रुपीज़ इसका आ जाएगा, 75,000 इनका आ जाएगा, और LCDs नॉट यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाईज ये लिख लें, या एग्जाम सप्लाई है। ये दो हमारी LCDs जो हैं, जो ये अमाउंट्स बनती हैं इसकी, वो हमारी एग्जाम सप्लाई के तौर पर गई है। तो हम लिखेंगे जी, दो थी 25,000 ईच के लिहाज से, हमने सेल प्राइस लिखना होगा यहाँ भी, तो 50,000 ये आ गया हमारे पास। तो टोटल जो आउटपुट है हमारी वो बन जाती है जी 17,25,000। ये हमारी टोटल आउटपुट बन गई है कि टोटल सेल हमारी 17,25,000 की थी। अब हम करेंगे इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। हमें पता है जी परचेज एक ही किस्म की है, तो हम लिख लेंगे इसके अंदर परचेजेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। अब देखिएगा जी हमारे पास ये 69 LCDs थी, 23,000 रुपीज़ के लिहाज से ईच के लिहाज से हमने खरीदी थी टोटल LCDs, और वो हमारे पास जितनी भी अमाउंट बनती है उसका हमने 17% आंसर आएगा, उसका 17% ले लेना है उसके अमाउंट का, क्योंकि 69 टोटल हैं, यूनिट्स में है, 23,000 रुपीज़ पर यूनिट है, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल परचेज़ की अमाउंट आएगी, उस टोटल का 17% इनपुट टैक्स जो हमने पे किया है। तो वो हमारे पास इनपुट टैक्स जो आएगा 2,69,790, ये बनता है जी 2,69,790। टोटल इनपुट टैक्स हमारा ये बन जाता है 2,69,790 रुपीज़। अब चूँकि हमारे पास अगर हम देखें तो टैक्सेबल सप्लाई भी है और एग्जाम सप्लाई भी है, इसका मतलब इस इनपुट टैक्स के अपोर्शनमेंट करेंगे। तो अगली हेडिंग होगी अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। उसी तरह दो
कॉलम बनेंगे टर्नओवर का और इनपुट टैक्स का। हम लिखेंगे जी टैक्सेबल सप्लाईज, वो दोनों जमा कर लेंगे हम लोग। 16 लाख प्लस 75,000 रुपीज़। रजिस्टर और नॉन रजिस्टर वाली हैं तो टैक्सेबल ना, दोनों को जमा कर लिया जाएगा। तो ये आ जाएगा 16,75,000 रुपीज़। और दूसरा हमारे पास जो आती है वो एग्जाम सप्लाईज की शक्ल में आ जाएगा हमारे पास। तो उसे हम लिखेंगे फ्री सैंपल एंड डोनेशन। तो वो हमें पता है उसके अमाउंट 50,000 है। तो टोटल और इनके आउटपुट जो आ जाती है हमारे पास 17,25,000। इनके ऊपर इस इनपुट टैक्स को डिवाइड करना है 2,69,790 रुपीज़। इसको हमें डिवाइड करना है। फॉर्मूला मैंने आपको बार बार अपनी तमाम वीडियोस में बता चुका हूँ कि पहला जो होगा उसे हम कहेंगे जी, इसे हम N1 के नाम से लिख देते हैं, नोट 1 मतलब टैक्सेबल सप्लाई डिवाइडेड बाय टर्नओवर इनटू इनपुट टैक्स N2 एग्जाम सप्लाई डिवाइडेड बाय टर्नओवर इनटू इनपुट टैक्स। ये दो चूँकि दो ही हैं तो इसलिए दो बार फार्मूला लगेगा। इसका इसके दरम्यान डिवाइड हो जाएगी। हमारे पास अमाउंट जो है वो बन जाती है 2,61,970 रुपीज़ इसकी आ जाती है। और 7,820 रुपीज़ इसका आ जाता है। अपॉर्चमेंट भी होगी। अब हमने मालूम करना है सेल्स टैक्स लायबिलिटी। हाँ जी, आउटपुट टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाईज वो कितना है जी? टैक्सेबल सप्लाई हमारी ये थी 16,75,000 रुपीज़। 17%, इसका हमने 17% ले लेना है। तो वो हमारा जो आउटपुट टैक्स है 2,84,750 2,84,750 रुपीज़ ये बन जाता है हमारा आउटपुट टैक्स। अब हम लेस क्या करेंगे? इनपुट टैक्स अगेंस्ट सच सप्लाईज। इन सप्लाईज के अगेंस्ट जो है इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो हमें पता है वो ये वाला बनता है, वो कैलकुलेट किया हुआ है 2,61,970। ये माइनस करेंगे हम इधर से, बल्कि यहाँ नहीं, अब यहाँ पे क्योंकि ये होलसेलर है इसलिए हमारा 90% केस पे लगेगा। तो हम लिखेंगे इनर कॉलम में, इसे इनर कॉलम में 2,61,970 और 90% ऑफ, हम बल्कि रिस्ट्रिक्टेड का वर्ड भी लिखें यहाँ पे
अप टू 90% ऑफ। आउटपुट टैक्स कितना हमारा 2,84,750। तो बेटा इसका 90% जब आप लेंगे तो वो बनता है 2,56,000, इधर ही लिख लें 2,56,275। तो आप ज़रा गौर करें, हमारा एक्चुअल इनपुट टैक्स है 2,61,970, लेकिन ये स्ट्रिक्टली अप टू 90, हमारा ये इनपुट टैक्स इस आउटपुट टैक्स के 90% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका हमने 90% लेके देखा तो वो कम बन रही है अमाउंट, वो बन रही 2,56,275, 90% जो है, जबकि एक्चुअल इनपुट टैक्स 2,61,000, ये 56,000, ये 61, इसका मतलब एक्चुअल ज़्यादा है। तो हमने एक्चुअल को नहीं लेंगे, अब हम इसे इग्नोर कर देंगे, ये वाला नहीं लेना हमने। अब हमने इसका 90% लेंगे। तो 90% क्या है 2,56,275। जो 90% वाली अमाउंट है वो लेंगे। दोनों में जो बेसिकली जो छोटी वैल्यू होती है वो हमें अलाउ होती है, तो वो हम लिखेंगे। तो हमारे पास जो बाकी बचता है 28,475, 28,475 रुपीज़ हमारे पास अब टैक्स पेएबल बनता है। और इसके बाद लास्ट पे जो है फर्दर टैक्स कर लेंगे, ऐड फर्दर टैक्स इन केस ऑफ सप्लाइज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सनस। तो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को हमने जो चीज़ सप्लाई की है वो है जी 75,000 रुपीज़। इसका 3% फर्दर टैक्स होगा। ये आपको पता है जब भी नॉन रजिस्टर्ड बंदे को चीज़ सेल करेंगे उसका 3% से फर्दर टैक्स लगाना आयद किया जाता है उसके ऊपर। वो हमारे पास बन जाता है जी 2250। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30,725। यह आ जाएगा जी सेल्स टैक्स पेएबल विद रिटर्न। सेल टैक्स पेएबल विद रिटर्न, ये हमारा टोटल आंसर आ गया जी। हमने सबसे पहले आउटपुट कैलकुलेट कर ली, फिर इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट एक ही तरह की वो देखा, फिर हमने अपॉर्चमेंट की, अपॉर्चमेंट सेल टैक्स लायबिलिटी, इसमें देखा हमारा इनपुट टैक्स इतना बनता है ये है, जबकि हमारी रिस्ट्रिक्शन है 90%, इस आउटपुट टैक्स का 90% से ज़्यादा ना हो, हमने वो देखा। तो 90% की जो अमाउंट है वो इससे थोड़ी है, ये उससे ज़्यादा है, तो हमने 90% वाली अमाउंट को माइनस किया, ये अमाउंट आ गई और फर्दर टैक्स ऐड कर दिया। ये था आज का हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।